बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। मींस हमारे पास एक चार्ज है जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है और उस क्लोज सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं आउटवर्ड या इनवर्ड, उनको हम लोग काउंट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ये प्रीवियस डेफिनेशन जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यूं डिफाइन कर रहे थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस टॉपिक की मुनासबत से एक बार दोबारा से बताता जाऊं। सपोज ये देखिए मेरे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज जिसको मैग्नीट्यूड Q लिखा गया है, ये चार्ज मौजूद है एक सफियर के अंदर। हम सफियर इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास सफियर का एरिया कैलकुलेट करना इजी है क्लोज सरफेसेस में से। तो हम लोग एक क्लोज सरफेस जो कि सफियर नुमा है उसके अंदर चार्ज को सेंटर पे प्लेस करते हैं और इस सफियर का रेडियस ले लीजिए स्मॉल r। प्यारे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जिस तरह हमें नजर आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लो करेंगी। तो बेटे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी तो इस क्लोज सरफेस यानी सफियर से बाहर की डायरेक्शन में निकलेंगी, जैसा कि ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकल रही हैं। तो बेटे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टोटल सफियर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, इन फील्ड लाइंस को काउंट कर लें तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। तो बेटे इसकी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यानी इसका जो टोटल रिजल्ट है वो एंड पे ये हमारे पास निकलेगा, जिसे हम सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख रहे हैं। इसको हम प्रूफ अभी थोड़ी देर तक करते हैं। वो ये कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज होता है उस चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर लें 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ, जो कि हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मैं रिपीट करता हूं कि जितना चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद हो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें या 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारा आंसर होगा वो इस क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्यारे बच्चों, आइए जैसा कि हमने अभी बताया है कि हम लोग इस वक्त क्लोज सरफेस से मुराद स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, स्फेरिकली क्लोज सरफेस। तो लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल शेप की क्लोज सरफेस है बेटे, और इसका रेडियस जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि r है। प्यारे बच्चों, हम यूं सपोज कर लें कि क्लोज सरफेस सफीर से मुराद जैसे एक फुटबॉल है। फुटबॉल आप जानते हैं छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना होता है, तो स्मॉल पैचेस आपस में बाइंड होते हैं। हम यूं यहाँ पर एक पैच शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हम इस पैच को शो करने का मकसद, यहाँ मैं आप लोगों को दोबारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सेंटर पे एक चार्ज मौजूद है जो कि पॉजिटिव है, उससे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में इस क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो बेटे हम लोगों को एरिया वेक्टर की थोड़ी समझ होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एरिया वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया के इक्वल है बट डायरेक्शन सरफेस एरिया के नॉर्मल है, मींस 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास इस वक्त जो सफियर नजर आ रहा है आपको पर्पल कलर का, इस पे मैंने एक स्मॉल पैच लिया। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप का पैच होगा। एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता बिकॉज ये कर्व सरफेस है। तो बेटे एक रेक्टेंगुलर शेप, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप का जो पैच है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है आउटवर्ड एरो, ये आउटवर्ड एरो हमारे इसी स्मॉल पैच का एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, ये इस पॉजिटिव चार्ज से जो सेंटर पे प्लेस किया गया इसकी फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट पॉइंट्स पर सफियर में डिफरेंट है। तो हम अब ये करेंगे प्रूव करने के लिए
कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को यूज करने के बाद हम इस टोटल स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे है। आइए उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है सिंपल वर्ड्स में E डॉट ए। इस फॉर्मूले में E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और A हमारा एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। प्यारे बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था फ्लक्स के लिए, ये फार्मूला जस्ट फ्लैट सरफेसेस पर अप्लाई हो सकता है, यानी हमारे पास कर्व सरफेस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम हमेशा की तरह फिजिक्स में जितने भी फार्मूलाज हैं वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए, यूनिफॉर्म फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बनाते हैं। तो हमारी कर्व सरफेस को हम फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी ये है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, ये वही पिछली डायग्राम को ही शो किया गया है कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया गया है एक स्फीयर में जिसका रेडियस है स्मॉल r, और उसका एक पैच आपको शो किया गया जिसका एरिया सरफेस एरिया है डेल्टा ए और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी शो की गई है एक पैच में से। तो बेटे आप यहां से क्लियर हो सकते हैं कि अगर स्फीयर के मुख्तलिफ पैचेस किए जाएं, जो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, लेकिन इस डायग्राम के अंदर अगर हम अपने स्फीयर का सपोज एक पैच कर लें, उस पैच का सरफेस एरिया डेल्टा ए कंसीडर करें और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल यानी आउटवर्ड ले लें, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पे प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस एरिया में आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मींस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमने पैच कंसीडर किया, इस पैच का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पैरेलल है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान जीरो एंगल बन रहा है। ये जस्ट एक पैच की बात नहीं, ये बहुत सारे पैचेस अगर हम बना लें अपने स्फीयर के, तो भी हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमेशा हर पैच में से पैरेलल रहेंगे। आइए बेटे, अभी तक हमने ये बात की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है वो है E डॉट ए, लेकिन ये फार्मूला जस्ट फ्लैट सरफेस के लिए है। तो हमारी स्फीयर या स्फेरिकल शेप जो ऑब्जेक्ट है वो तो फ्लैट नहीं, तो हम इस तरह करते हैं, अपने इस स्फेरिकली शेप्ड ऑब्जेक्ट को हम पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और तमाम पैचेस का एरिया हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी पहले पैच को सपोज हम A1 डेल्टा A1 का एरिया शो कर रहे हैं और दूसरे पैच का एरिया डेल्टा A2 ले रहे हैं एंड सो ऑन। ये हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और बेटे इन पैचेस में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम E1, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू EN रिस्पेक्टिवली ले रहे हैं। मींस ये देखिए, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर पे वही पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस किया मैंने और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अमिट हो रही हैं। हमने अपने स्फीयर के स्मॉल पैचेस कर लिए, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, ये नेट शेप्ड और स्फीयर के ऊपर नेट नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे पैचेस किए गए हैं। सपोज ये हमारा पहला पैच है, ये जहां पर मेरा ये इस वक्त पॉइंटर मूव कर रहा है, इस पैच का एरिया सरफेस एरिया डेल्टा A1 है और इसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी मैग्नीट्यूड में। तो नेक्स्ट पैच हमारा सपोज ये दूसरा है, ये सेकंड पैच है, इस सेकंड पैच का एरिया हम डेल्टा A2 ले लेते हैं और इसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। सो ऑन हम यही काम करते रहते हैं, हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को डेजिग्नेट कर देते हैं। तो इसी तरह चलते चलते हमारे पास लास्ट पैच आ जाएगा हमारे स्फेरिकल शेप का, वो उसका एरिया मैग्नीट्यूड में सरफेस एरिया डेल्टा AN हो जाएगा और उसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू EN होगी। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में एक चीज कॉमन है हर पॉइंट पर, वो क्या कि जैसा पिछली स्लाइड में भी हो रहा था और इस वक्त भी मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर
दोनों की डायरेक्शन हर पैच के लिए क्या है, सेम है। तो आप लोगों ने भी यहाँ जो है ये जो दो एरोज नजर आ रहे हैं उनमें से एक एरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है और जो दूसरा एरो हमारे एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हर पैच में से एरो पैरेलल शो करने हैं ताकि इनके दरमियान एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। तो आइए अब हमें ये पता लग गया कि अब हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि यही फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कि E डॉट ए है, जो कि हमारा बाय डेफिनेशन है फ्लक्स का फार्मूला। ये फार्मूला यूज करते हुए एक क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैचेस करने पड़े और अब हमारे पास डिफरेंट पैचेस आ गए। हर पैच में से हम इंडिविजुअली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे E डॉट ए वाला और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आप लोगों को। बेटा जी यहाँ देखिएगा, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वही डायग्राम मैंने अगेन यहाँ प्लेस की है स्लाइड पर। तो हम सपोज कर रहे हैं मेरे पास जो फर्स्ट पैच है उसका एरिया है, सरफेस एरिया है डेल्टा A1 और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से पास करने वाला E1 मैग्नीट्यूड का। और तो हमारे पास बेटे पहले पैच का फ्लक्स होगा बाय डेफिनेशन E1 डॉट डेल्टा A1। इसी तरह बेटे यही फार्मूला फ्लक्स का हम सेकंड पैच के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड पैच का हम सपोज करते हैं कि हमारा एरिया है डेल्टा A2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड है E2 और उसकी डायरेक्शन आपके सामने है। तो बेटे इस सेकंड पैच में से जो फ्लक्स होगा वो होगा E2 डॉट डेल्टा A2। सिमिलरली अगर आप थर्ड पैच के फ्लक्स की बात करें तो थर्ड पैच में से फॉर्मूला बन जाएगा E3 डॉट डेल्टा A3 और इसी तरह आगे मूव करते जाएं। अगर फोर्थ पैच में से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए इसी फॉर्मूले से तो वो बनेगा E4 डॉट डेल्टा A4 एंड यूं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए अगर हम nth पैच में से टोटल फ्लक्स देखें nth पैच का वो बनेगा En डॉट डेल्टा AN। बेटे हमने अपने सफियर के पैचेस किए और हर पैच में से E डॉट ए यानी डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स को यूज करते हुए फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल फ्लक्स चाह रहे हैं तो तमाम पैचेस से कैलकुलेट किए जाने वाला इंडिविजुअल फ्लक्स ऐड कर लें, यानी पहले पैच में से फ्लक्स जितना पास कर रहा है नंबर 2, फिर सेकंड में से नंबर 3 एंड सो ऑन यूं मूव करते करते हम nth पैच तक सारे जो फ्लक्सेस आपने फाइंड किए हैं इन तमाम फ्लक्सेस थ्रू ईच पैच को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन अप टू phi n। हम phi1 phi2 की वैल्यूज पहले लिख चुके हैं, लिहाजा हमारे पास ये बनेगी E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू En डॉट डेल्टा AN। प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये E डॉट ए जो कि डॉट प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये इसको अगर हम ओपन कर लें तो ये बनेगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा। माजरत चाहता हूँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर E1 के ऊपर एरो नहीं आएगा और उसके बाद डॉट भी नहीं आएगा क्योंकि स्केलर फॉर्म में लिखना है आपने। तो ये बनेगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, दूसरी वैल्यू बनेगी E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा, इस पे भी एरो नहीं आएगा एंड सो ऑन ये En डेल्टा AN इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों हमने ये देखा था हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर पैरेलल थे, तो मींस हर पैच में E और A यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा हर पैच के लिए एंगल क्या पुट कर दें, 0 डिग्री। तो हम इस 0 डिग्री को पुट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। तो ये देखिए हमारे पास हम यहाँ पर वो करेक्शन कर दी गई जो टाइपिंग में मिस्टेक थी, हमने एरोज भी हटा दिए और डॉट्स भी हटा दिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके हमारे पास डेल्टा ए कॉस थीटा बनना था। तो बेटे हम लोगों ने जस्ट एंगल थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हर टर्म में और कॉस 0 हम जानते हैं अच्छी तरह, कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 की इक्वल होता है। तो इसके बाद कॉस, अब ये कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट करने से हमारी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में यूं बनेगी E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू En डेल्टा AN। यहाँ लास्ट में En आएगा। अच्छा बेटे हम एक और मजे की बात देखते हैं, हमारा चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है, सेंटर पे, किसके, सफियर के। तो सफियर के सेंटर से सफियर के किसी भी पॉइंट पर, सरफेस पर मौजूद किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो सेम है,
यानी यहाँ ये जो चार्ज आपको क्यू नजर आ रहा है, इस क्यू से फर्स्ट पैच का डिस्टेंस, इस क्यू से सेकंड पैच का डिस्टेंस, इस क्यू से थर्ड, सो ऑन अप टू nth पैच, हर पैच का इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है। और बेटे हम जानते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो, चार्ज भी सिर्फ एक ही मौजूद है, तो इन तमाम पैचेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद सेम गुजर रही होगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। चार्ज क्योंकि एक ही है और इस एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सब में से पास कर रहा है, लिहाजा पहली तो शर्त ये पूरी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि चार्ज सेंटर पर प्लेस किया गया है। और दूसरी शर्त यहाँ पर प्लेस ये भी हो गई क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस तमाम पैचेस से सेम है, जिस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तमाम पैचेस में से सेम होगी। मींस हम ये कहना चाह रहे हैं पैच 1 में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पैच 2 के, और एंड सो ऑन, यूं ही यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू n पैच से गुजर रही हैं। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं जस्ट समझाने के लिए। अगर एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया सफियर पर और उसकी दो फील्ड लाइंस फर्स्ट पैच में से गुजर रही हैं, तो डेफिनेटली सेकंड पैच में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद वो 2 ही होगी, थर्ड में से भी इतनी ही होगी और आखिरी पैच में से भी इतनी ही होगी। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू ईच पैच विल रिमेन कांस्टेंट एंड सेम। तो हम E1 E2 की जगह जस्ट E सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अबव इक्वेशन में, तो हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन बन जाएगी। जहां हम जैसे ही E को प्लेस करेंगे ये बनेगा टोटल फ्लक्स विल बी E इंटू डेल्टा A1 प्लस E इंटू डेल्टा A2 प्लस E इंटू डेल्टा A3 एंड सो ऑन E इंटू डेल्टा AN। पहले बच्चों इस इक्वेशन में से E को कॉमन लिया जा सकता है, जो ही हम कॉमन लें पीछे बचेगा हमारे पास टर्म्स E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा प्लस डेल्टा A3 अप टू प्लस डेल्टा AN। मींस फर्स्ट पैच प्लस सेकंड एरिया ऑफ सेकंड पैच प्लस एरिया ऑफ थर्ड पैच। कहां तक पैचेस को आप ऐड कर रहे हैं एरिया को? सफियर के nth पैचेस तक, पहले पैच से nth पैच तक तमाम के तमाम सफियर के पैचेस थे। और अगर आप तमाम इन पैचेस के एरिया को ऐड कर लें तो हम जानते हैं ये पूरी सरफेस का एरिया बन जाएगा किसके? सफियर के। यानी ये जो टर्म ब्रैकेट्स में आ रही है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN, इन सारों का सम कर लिया जाए तो ये पूरे सफियर का एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। जी बेटा, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन चल रही थी टोटल फ्लक्स की क्लोज सरफेस में से, वो था phi E इक्वल्स टू E टाइम्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बेटे हम लोगों ने सरफेस एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वो जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है। अब E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी? स्फीयर के अंदर मौजूद चार्ज की, जो कि सिंगल चार्ज है। तो हम एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं जो कि KQ बाय आर स्क्वायर होता है, और K यहाँ बेटे कूलम्स कांस्टेंट है, और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू हम अच्छी तरह जानते हैं जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है। और बेटे एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। पहले बच्चों अगर हम ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें K की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस अकेले चार्ज की जो स्फीयर के सेंटर पे मौजूद था, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय आर स्क्वायर बनेगी। बेटे ये E की वैल्यू अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पूरी स्फीयर या पूरे क्लोज सरफेस में से निकल रहा है वो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर into area of sphere that is 4 pi r square। बेटा आप देख सकते हैं 4 पाई एंड आर स्क्वायर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास सिंपलिस्टिक फॉर्मूला बनेगा कि एक क्लोज सरफेस में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द फ्री स्पेस के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पहले भी डिस्क्राइब किया था, अगेन बोलते हैं वर्ड्स में, हम कहेंगे टोटल electric flux passing through any closed surface is equals to 1/r
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उस चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट पर डिवाइड कर दें या 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर होगा वो इस क्लोज सरफेस में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है या एंटर हो रहा है उसके इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड या इनवर्ड डिपेंड करता है सफियर या क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अगर इस सफियर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करेंगी, हम कहेंगे फ्लक्स इज फ्लोइंग आउटवर्ड। और अगर हमारे पास सफियर के सेंटर पर नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज मौजूद है तो फ्लक्स हमारा सफियर के इनवर्ड जाएगा। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से हम लोग तीन कंक्लूजन्स फाइंड कर सकते हैं, तीन कंक्लूजन्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे पास जो फ्लक्स है इस फ्लक्स के फॉर्मूले में कोई भी शेप या ज्योमेट्री की कोई टर्म नहीं आ रही। मींस ना हमारे पास यहाँ लेंथ, ना क्लोज सरफेस का एरिया, ना क्लोज सरफेस का वॉल्यूम, मींस डायमेंशंस नहीं है। इट मींस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस अगर हमारे पास स्फेरिकल शेप ना भी होती, कोई और शेप होती, सरफेस होनी क्लोज सरफेस चाहिए, लेकिन क्लोज सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है। वो रेगुलर शेप मीन सफियर, सर्कल वगैरह, और इरेगुलर शेप या किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की ली जा सकती है। तो कोई भी क्लोज सरफेस होनी चाहिए। क्लोज सरफेस मींस जिससे चार्ज आउटवर्ड बाहर ना निकल सके, फील्ड लाइंस बाहर जाएं लेकिन चार्ज खुद मूव ना कर सके सिस्टम से बाहर। तो हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें और क्लोज सरफेस, हर क्लोज सरफेस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मींस हमारा फ्लक्स सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है हमारा फ्लक्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेफिनेटली ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो बेटे जब चार्ज स्ट्रांग होगा मैग्नीट्यूड वाइज तो चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कॉरस्पॉन्डिंगली जो फ्लक्स होगा वो भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये या यूं भी कहा जा सकता था, पोलैरिटी का जिक्र भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इसका डिपेंडेंस है कि क्लोज सरफेस के अंदर कौन सी पोलैरिटी का चार्ज एनक्लोज है। बेटे तीसरी और लास्ट बात यह है कि हमारा फ्लक्स जो सफियर या क्लोज सरफेस से अमिट हो रहा है वो डिपेंड करेगा हमारे सफियर के अंदर या चार्ज के अराउंड सराउंडिंग्स में मीडियम कौन सा रखा गया है। अगर तो बेटे हमारा चार्ज वैक्यूम में मौजूद हो, यानी सफियर लिया जाए और सफियर के अंदर यानी क्लोज सरफेस और क्लोज सरफेस के अंदर वैक्यूम हो और उस वैक्यूम में चार्ज पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यही होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो बेटे हमारे, लेकिन अगर आप यूं सोचें कि हमारे पास एक सफियर है यानी क्लोज सरफेस, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज है, उसका मैग्नीट्यूड क्यू है और उस चार्ज के अंदर वैक्यूम नहीं कोई और मीडियम है, तो बेटे फ्लक्स का फार्मूला यूं चेंज हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। मींस जो ही अदर देन वैक्यूम कोई मीडियम चार्ज के साथ प्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस के अंदर, तो उस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स? जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। बेटे आप लोग जो है ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी कॉलेज में पढ़ता हो तो उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।